Hey everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Amit, and today we are going to talk about all the import restrictions which have been imposed over the laptops, over the desktops by the government of India. तो ये स्पेसिफिकली क्यों हुआ है और इस ये जो पूरी न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ठीक, तो न्यूज़ ये है कि रिसेंटली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने ये अनाउंस किया है कि 1 नवंबर 2023 से ये इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। ये बैन वर्ड क्यों यूज नहीं हुआ, रिस्ट्रिक्शन वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्यों? क्योंकि जिन कंपनीज को, जिन एंटिटीज को अभी भी इन लैपटॉप से कंप्यूटर्स को लेके आना है, उन्हें एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी कि इंडिया में वो इन चीज़ों को लेके आए और उसे सेल करे, तो उसके लिए उन्हें स्पेशल परमिशन या स्पेशल लाइसेंस है वो चाहिए होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक, it will restrict the import of laptop, computer and their components focusing on the items under HSN code 8471। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये है क्या। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर, ये एक कैटेगरी होती है, बट ये किस लिए मार्क की जाती है उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले DGFT क्या है? DGFT एक एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग लॉज रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की रिगार्डिंग जो भी लॉ बनाए जाएंगे, जो भी कानून बनाए जाएंगे या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसको पूरी तरीके से उसकी देखभाल या उसको पूरी तरीके से देखिए DGFT, जो इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, इट इज इम्पोज्ड अंडर HSN कोड 8471। इस कोड के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। टोटल 7 कैटेगरीज है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की। अब ये होता क्या है HSN कोड? तो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर, पहले इसे समझ लेते हैं। ये क्या है? ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन सी चीजों के ऊपर टैक्सेशन लगेगा। ठीक, उन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए जिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर टैक्सेशन लगेगा, उसके लिए उसका एक कैटेगरी बनाया जाता है और उस कैटेगरी का नाम है HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। और ये जो स्पेसिफिक कोड है, कोड 8471, ये यूज होता है कि ये जो भी चीजें, जो भी डिवाइसेस जिनका मेन काम है डेटा प्रोसेसिंग, उनको इस कोड के अंदर डाला जाता है। तो एक टैक्सेशन के लिए एक पूरी कैटेगरी ये है, और उसमें भी डेटा प्रोसेसिंग का जो काम करता है उन्हें 8471। तो जो भी कंपोनेंट्स या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो डेटा प्रोसेसिंग का काम करते हैं, उनके ऊपर ही रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं। ठीक है, अब इस बैन का DGFT ने जो बैन लगाए कि लैपटॉप के इंपोर्ट और इसके ऐसे सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के ऊपर जो के इंपोर्ट के ऊपर जो बैन है, इसका फर्क क्या होगा, इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा? तो द मूव इज लार्जली सीन एज अ पुश फॉर आत्मनिर्भर भारत एंड टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन चाइना। ब्रॉडली इन दो चीजों के लिए ही, स्पेसिफिकली कोई DGFT ने कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं दिया है या कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया है कि इन्होंने ये एक रिस्ट्रिक्शन, बैन नहीं है, ये ध्यान रखना, रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया है। लेकिन ब्रॉडली दो कामों के लिए हुआ है। एक तो ये कि आत्मनिर्भर भारत, जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसकी ब्रॉड बात यह है कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो, इंडिया अपनी जरूरतों को अपने हिसाब से खुद पूरा कर सके। ठीक, तो पहला रीजन तो यह है कि इंडिया आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाए और उस आइडिया को मजबूती मिले। और दूसरा रीजन है चाइना फैक्टर। ठीक, कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसे कम किया जा सके। अब आपके सामने एक ये चार्ट है, इस चार्ट के थ्रू आप ये समझ सकते हो कि जैसे मिलियन डॉलर्स में बात हो रही है। ठीक, कि 8786 मिलियन डॉलर का जो है इंडिया ने इंपोर्ट किया इन गैजेट्स में, इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, जहां पे लगभग 5000, 50% से भी ज्यादा, लगभग 55-56%, 5118 उन्होंने चाइना से इंपोर्ट किया और बाकी बचा हुआ पूरी दुनिया से इंपोर्ट किया। एक साल और पहले देख लो, 2021 और 2022, ये जो साल है, इसमें 10,000 के आसपास का ये इंपोर्ट है, 10,382, जिसमें 60% से ज्यादा चाइना से इंपोर्ट हुआ है और लगभग 40% बाकी बची हुई पूरी दुनिया से इंपोर्ट किया गया। तो चाइना के ऊपर इतना रिलायंस, वो भी वो चाइना जिसके साथ हमारी दिक्कतें, हमारी परेशानियां जग जाहिर है, सबको ये जानते हैं कि चाहे वो डोकलाम का इशू हो या चाहे इस तरह के जो भी इशू हो, जो अभी रिसेंटली कुछ 20 जवान के आसपास शहीद हुए उसकी बात हो, या अभी जो G20 का समिट होने जा रहा है, तो उसमें भी चाइना ने कहा है कि ये जो संस्कृत का शब्द है वसुदेव कुटुंबकम, इससे हमें दिक्कत है। तो अगर चाइना को इन सारी चीजों से हमसे दिक्कत है, तो
उसके ऊपर हमें अपना रिलायंस कम से कम रखना पड़ेगा, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम से कम होनी चाहिए। तो दूसरा फैक्टर तो ये है कि जो इकोनॉमिक एंगल है चाइना से रिलेटेड, उसे जितना ज्यादा रिड्यूस किया जा सके उतना ज्यादा रिड्यूस किया जाए। एंड सेकंड इज चाइना से ही रिलेटेड है सिक्योरिटी फैक्टर। ठीक, कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये इसलिए लाए गए हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर होता है वो एक इन बिल्ड सिक्योरिटी लूपहोल्स कुछ उसमें हैं जो ब्रॉडली जो चाइना से आते हैं। तो इन्हीं हार्डवेयर के अंदर कुछ ऐसे लूपहोल्स हैं जिसका एक्सप्लॉइटेशन करके चाइना हमारी या किसी भी कंट्री की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ले सकता है। इस तरीके का शक, इस तरीके का डर है, और चाइना इस चीज के लिए केपेबल है, ये भी दुनिया जानती है कि कोई भी सेंसिटिव पर्सनल या एंटरप्राइज डेटा जो है उसके प्रोटेक्शन के ऊपर खतरा आ सकता है। ठीक, और डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा के ऊपर ही आजकल पूरी दुनिया चल रही है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बार बार माइक्रोचिप्स की बात हो रही है, ठीक, तो ये सारी चीजें चल तो डेटा के लिए ही रही हैं। ये सारी चीजें हो इसलिए पा रही हैं क्योंकि डेटा जो है वो अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। ठीक, तो इसलिए डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सेफगार्ड करना। Across the world, many red flags have been raised about cyber security with regard to Chinese manufactured electronics. इस इन्हीं इनबिल्ट कंपोनेंट्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे साइबर सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है। इवन अगर कुछ दिन पहले की ये न्यूज़ है, लगभग आज से 1.5-2 साल पहले की, कि ये हुआ था कि जो जॉइंट कमिश्नर या इस रैंक के ऊपर के लोग हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, इस रैंक के ऊपर के जो लोग हैं उनको जो फोन दिया जाएगा वो कस्टमाइज फोन दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। गूगल पिक्सल का शायद वो फोन है, वो कस्टमाइज करके दिया जाएगा, जिसकी वजह से उन फोन्स में जो अच्छे पदों पे बैठे हुए लोग हैं उनके साथ ही सिक्योरिटी लूपहोल्स का खतरा ना रहे। ठीक, तो दूसरा है सिक्योरिटी कंसर्न। इसके अलावा इसका इम्प्लीकेशन क्या है अगर ये बैन लगा दिया या ये रिस्ट्रिक्शन जो अब, मतलब अभी तो 3 अगस्त से ही ये हो गया था कि इसी तारीख से, इसी दिन से इसे लागू कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों के बाद कुछ आवाज़ जो उठी है इसके अगेंस्ट की, कुछ कंसर्न्स हैं इसके, तो इसके बाद इसे अभी 1 नवंबर के आसपास तक डिले कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा कि जो भी करंट लैपटॉप्स जो बाहर से आते हैं, चाहे वो मैकबुक हो, मैक मिनीज हो, इंडियन मार्केट में जो ये सारी चीज़ें आती हैं, इनका प्राइस जो है वो और ज़्यादा शूट करेगा, इसमें इन्फ्लेशन और ज़्यादा आएगा। द रिस्ट्रिक्शन इज लाइकली टू इम्पैक्ट द सेल्स एंड डिस्काउंट्स दैट रिटेलर्स एंड कंपनीज ऑफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि जो कंपनीज के स्पेसिफिकली कंपनी जो देती है कि इनका खुद का मार्जिन जो है वो खुद घट जाएगा, तो इवेंचुअली लोगों के पास, शॉप्स के पास भी ये महंगे दाम पे जाएगा और इवेंचुअली कस्टमर्स के पास भी महंगे दाम पे जाएगा। इफ द डिमांड विल गो अप, द रिटेलर्स विल हैव नो इंसेंटिव टू ऑफर एनी डिस्काउंट ऑन द लैपटॉप्स। और जो रिटेल शॉप्स हैं, अगर इस तरीके की चीजें रहीं तो ये रिटेल शॉप्स के पास भी कोई इस तरीके का वो नहीं रहेगा, कोई एडवांटेज नहीं रहेगा कि वो कुछ प्रोवाइड कर सकें कस्टमर्स को। ठीक, इसके अलावा एक कंक्लूजन की बात अगर ये है कि ब्रॉड, इसकी एक और वजह ये है कि वो जो पीएलआई स्कीम आई है इंडिया की, कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, उसका 2.0 वर्जन भी आ चुका है। तो इस चीज के बाद, इस फैसले के बाद बहुत सारी कंपनीज ऐसी जो पीएलआई स्कीम्स के चक्कर में जिनका फायदा हो रहा था और जो इनके स्टॉक्स और शेयर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद ही उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि अब जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही होगी और इन कंपनी को और ज्यादा तरजीह तवज्जो मिलेगी। तो ब्रॉडली इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत की बात है और इंडियन इकोनॉमी को इंडियनाइज करने की बात है, जो एक डर लगा हुआ है कि डॉलराइजेशन हो रहा है या फिर चीज़ों का जो बहुत ज़्यादा, हम या तो डॉलराइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का, या फिर हमारी रिलायंस जो है चाइनीज़ चीज़ों पे, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा है। तो उन दोनों चीज़ों को कम करने का एक बेहतर तरीका ये है कि प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ही हो। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में ही हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को, जो ये लैपटॉप्स हैं, फोन्स हैं या पाम टॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, इन्हें क्या कहा है कि ये की प्रायोरिटी एरिया है कंट्री के फ्यूचर ग्रोथ के लिए, कि जो एम्बिशियस ग्रोथ हम देख रहे हैं, जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनाना चाहते हैं, उस ग्रोथ को अटेन करने के लिए ये बहुत कॉम्पोनेंट एरिया है। और इसी चीज के ऊपर ये बहुत सारी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आए और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया में प्रोडक्शन को आगे बढ़ाए। ठीक, जो पीएलआई स्कीम 2.0 लॉन्च हुई है, जो आईटी हार्डवेयर स्कीम के लिए है, उसमें लगभग 44 कंपनीज ने 44 कंपनी ने रजिस्टर किया है और बाकी और कंपनीज जो हैं उन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि वो भी इसका पार्ट बनना चाहती हैं।
ठीक है। लेकिन इस बैन के चक्कर में कुछ नेगेटिव, कुछ शॉर्ट टर्म नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जो बाकी लोग जिसकी बात कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ आती है, ये बैन नहीं, स्पेसिफिकली ये रिस्ट्रिक्शंस अगर इम्पोज किए जाते हैं, तो इसके चक्कर में कुछ शॉर्ट टर्म नेगेटिव उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. This import ban on laptops and similar electronic items could open the door of imposition of similar licensing requirements in other sectors, increasing the space for bureaucratic discretion या bureaucratization. अब ये जो है, इससे पहले एक बार इंडिया में एक दौर ऐसा था जब रेड टेपिज्म का दौर था, या जब लाल फीतेशाही की बात होती है कि सारी चीज़ें जो सारी फाइल्स हैं वो ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेटिक उस पूरे सिस्टम के थ्रू होके जाती थी, और उसमें फिर अगर इतने ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा हर्डल्स को क्रॉस करते हुए, इतने ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को क्रॉस करते हुए जाके कोई काम करवा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था इंडिया में. तो अगर ये स्पेसिफिक इस सेक्टर में आया है तो यहाँ पे ये और है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनिशियली रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर अभी भी किसी को काम करना है इस सेक्टर में तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा. तो जो लाइसेंस राज वाला पुराना इंडिया को एक वो नेगेटिव वो है, एक ख्याल है इंडिया का कि वो वापस आ जाएगा, वो है कि इस स्कीम के बाद शायद उस चीज को, उस डर को और ज्यादा बल मिलेगा और दूसरे सेक्टर्स में भी ये चीज आ सकती है. ठीक. This decision might also lead to unnecessary disruption in immediate term, creating supply shortages and raise the prices of electronic equipments. क्योंकि स्पेसिफिकली अगर अभी तो ये हुआ था कि 3 अगस्त से ही इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी 1 नवंबर के बाद है, तो या तो कुछ होर्डिंग शुरू हो जाएगी कि बाद में चीज़ें बेची जाएगी, या पुराने रेट पे जो है उसे और मतलब ब्रॉडली एक टाइम के बाद थोड़ा सा और महंगा करके बेच दिया जाएगा. तो इस तरीके की दिक्कतों के चक्कर में सप्लाई शॉर्टेजेस हो सकती हैं, होर्डिंग हो सकती है, और उसके चक्कर में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो और ज़्यादा महंगे हो सकते हैं. ठीक. तो ये कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो शॉर्ट टर्म में है, बट ब्रॉडली अगर देखा जाए तो ये शायद एक अच्छा स्टेप है जो सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ है, जो इस तरफ है कि इंडिया आत्मनिर्भर हो सके और इकोनॉमिकली, और मतलब अगर सारी चीज़ें इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, अगर डिफेंस इकोनॉमी से रिलेटेड है, डिप्लोमेसी इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इकोनॉमी जितनी ज़्यादा मजबूत हो पाएगी, बाकी सेक्टर्स को रेगुलेट करना या बाकी सेक्टर्स में अपनी चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश कर पाना उतना ज़्यादा अच्छा हो पाएगा. ठीक. तो ये एक छोटी सी चीज़ है जिसकी वजह से मतलब बातें इसके अराउंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और हमने देखा कि इसे क्यों इम्प्लीमेंट किया गया और इसके जो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं वो किस किस तरीके से हो सकते हैं. ठीक. आई होप यू लाइक द वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब टू द चैनल.